देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। हुकूमत ने अपनी मुद्दत को बिलाखिर पूरा किया। कहने को तो शायद असम्बलियों ने मुद्दत पूरी ना की, लेकिन जिस अंदाज से असम्बलियां तहलील हुई और जिस अंदाज से वजीर आजम साहब ने एक समरी भेजी, जिसको फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिया, और उसके बाद अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बात करेंगे और एक रात गए जो बड़ी तब्दीली आई, एक बड़ी अपडेट थी साइफर के हवाले से, प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जरा कोशिश करते हैं इस बात को जानने की कि जो मौजूदा हुकूमत का दौर खत्म हुआ, इस दौर में हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही। इस कारकर्दगी को मैं और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो तो जरूर बयान करेंगे, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट और तमाम तर नाजरीन को पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जुबानी ये सुनाना चाहता हूं कि उनका तासुर क्या है इस हुकूमत के हवाले से। इस दफा खुशी है कि पाकिस्तान के अवाम की जान हमसे छूट रही है कि हमने उनको कुछ नहीं दिया तकलीफ के अलावा। शर्मिंदगी भी है और नदामत भी है, और हम माफी मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा तकलीफ भी है, नदामत भी है, और हम माफी मांगते हैं क्योंकि हमने अवाम को कुछ भी ना दिया। ये कहना किसी और का नहीं, साबिक वजीर आजम और नून लीग के बड़ी अहम रुकन का है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये खुद कह रहे थे, ऑन मीडिया कह रहे थे, और ये बात एक तरीके से एतराफी बयान है कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। इसी हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर साहब तजियाकार जनाब शुएब राजा साहब, हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, और हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे जनाब मुकीम अहमद साहब। शुएब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आपको लगता है कि जो खाकान अब्बासी साहब ने जो बयान दिया, या ये कह लें इतराफी बयान दिया, ये हुकूमत की तमाम तर कार्रवाई को धो देगा और तमाम तर दाग इस एक बयान से धुल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ये दाग तो मेरे ख्याल है अगले 20 साल भी नहीं धुलेंगे। तो बहरहाल खाकान अब्बासी साहब ने जो बयान दिया, बड़ा बेहतर बयान दिया। अच्छी बात है कि यहाँ पे कम से कम किसी ने एतराफ करना तो सीखा, वरना यहाँ पे तो जो भी होता है वो पिछलों में डाल के चला जाता है। ठीक है, तो ये एक खुशाइंद बात है कि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी ने एतराफ किया अपनी कोताहियों का। लेकिन शुएब साहब, ये जो एतराफ किया, शुएब साहब जो एतराफ किया, माजरत भी की, माफी भी मांगी कौम से, और ये कहना कि कौम की हमसे जान छूट रही है, आपको नहीं लगता अपनी पार्टी में भी उनके हवाले से एक सोच पाई जाती है कि शायद वो अपनी पार्टी से दूर हो रहे हैं, या अपनी पार्टी की पॉलिसी से हालिया दिनों में उन्होंने ज्यादा इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि हर फोरम पे उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी या पार्टी लाइन से मुख्तलिफ बात की? देखिए भाई, बात ये है कि सीधी सी बात है, ये मायूस हो गए हैं। अब इनको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने तो आना नहीं वापस, उनके आने का चांस तो बिल्कुल जीरो हो गया। पार्टी के अंदर भी रिफ्ट चल रही है। जो पार्टी के जो इस वक्त जो दो धड़े हैं, जो शहबाज शरीफ का धड़ा है वो नवाज शरीफ के धड़े को दबाने के चक्कर में है। ठीक है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ तकरीबन इसमें शरीक है। कल का अगर आप बिलावल भुट्टो साहब का बयान देख लें तो वो काफी होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि उसमें अब नवाज शरीफ का जो है ना, अपेरेंटली नवाज शरीफ का सीन में से उसका क्या कहना चाहिए, उसको टोटली बाहर निकाल दिया गया। तो अब खाकान अब्बासी या मतलब चंद एक और जो इनके जो बुजुर्ग टाइप के जो सियासतदान है, वो तो सारे मियां नवाज शरीफ के साथ ही हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मायूसी है। और इसी वजह से मतलब आपने शायद गौर नहीं किया कि शायद खाकान अब्बासी ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसीलिए नहीं लड़ेंगे ना भाई, पल्ले ही कुछ नहीं है, लड़के क्या करेंगे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर मैं अगर आपकी बात दुरुस्त समझाऊं तो जो गुज़िश्ता 16 माह की जो हुकूमत थी, उस 16 माह की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने के बजाय इंटरनली कमजोर कर दिया, और तारीख में अगर ये जो दौर रहा याद रखा जाएगा, कोई ज्यादा अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा अगर मैं कहूं तो। देखिए बात फिर वही है ना, मतलब इसमें ये 16 माह की मुख्तसर तरीन जो इसके ऊपर जो कमेंट है वो बस यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद को तो बचा लिया, अब आवाम बच के दिखा दे। मुकीम साहब इसमें शामिल करें। मुकीम साहब, 16 माह की हुकूमत, 12 जमातों की हुकूमत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था। और अब जब हुकूमत पूरी हो चुकी है, 16 माह और 12 का जो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नंबर भी पूरा हो चुका, अब आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस जल्दी हो जाए,
तो इस बयानिए के साथ हुकूमत जा सकती है कि हमने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई या 16 माह में हमने कौम की तकदीर बदल के रख दी। क्योंकि मैं वजीर आजम साहब की तकरीर सुन रहा था, वो अपने तमाम वज़रा की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने इस शोबे में बड़ा अच्छा काम किया। मतलब वो तो बड़े खुश नजर आए, पूरे एतमाद नजर आए। अब वो देखिए, ये तो नहीं कह सकते थे कि हमने कोई और शहद की नहरें बहा दी। वो सिर्फ यही कह सकते थे कि ये जनाब, इस वजीर का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, दूसरा मुस्कुराता बहुत अच्छा है, तीसरा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, और ख्वाजा अमूर पे बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकर्दगी बड़ी आला रही, और हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। अब वो पता नहीं कौन सी रियासत बचाई उन्होंने, कि ना आवाम को सांस आया, ना सियासी आसानी हासिल रही, न न कि कोई ऐसी कोई तब्दीली हमने देखी। हाँ, ये हुआ कि जनाब असेंबली में कोई 52 या 62 के करीब जो है वो बिल पास हो गए चंद घंटों में, जिसमें से कोई पता नहीं 38-40 यूनिवर्सिटियों के लिए लोगों ने पैसे पकड़ लिए कि उनके चार्टर मंजूर करा के हम दिहाड़ी लगा लेंगे, अपना यूनिवर्सिटी का ऐलान ना करवा दें कि हर 2000 आदमियों के लिए एक यूनिवर्सिटी होगी, जो आलमी रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। ये इस किस्म की बातें अब ये लेके अवाम में जाएंगे तो अवाम ही इनका हाल पूछेगी कि आप बताइए ना, क्या महंगाई कम हो गई, क्या डॉलर नीचे आ गया, क्या सफारती सतह पे हमारी कोई पोजीशन बेहतर हो गई, क्या जो है बिजली का बिल लोगों का कम हो गया, या टैक्सेशन में कुछ लेकिन और लेकिन खाते लेकिन मुकीम हैं। साहब, अगर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूं, जब ये हुकूमत आई थी तो गालबन बिजली का जो यूनिट था वो 18-20 रुपए के आसपास का यूनिट बनता था। अब ये बिजली का यूनिट तकरीबन 50 रुपए हो चुका। गैस की कीमतें मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज हो चुकी। आप दीगर अतराफ देखें तो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें थी वो 2 से 3 गुना बढ़ चुकी। मतलब आटे की अगर बात करें, चीनी की बात करें, जो खान साहब के दौर में एक माफिया पूरा कंट्रोल करता था बकौल इस हुकूमत के, अब इनकी हुकूमत में यही चीनी और मजीद महंगी हो गई। तो क्या हो रहा है, ना आटा सस्ता हुआ ना चीनी सस्ती हुई, बल्कि जो इंडस्ट्री थी वो भी ज्यादा काम करती हुई नजर नहीं आई। तो मजमूई तौर पर जो आपकी ग्रोथ थी वो भी कम हो गई। तो कोई तो ऐसा काम हुआ होगा ना हुकूमत की तरफ से कि सभी कुछ खराब हुआ। देखिए, नैब का बोझ कम हो गया, जितने मुकदमात थे वो रिवर्स हो गए, जितने इस कौम के काबिल दिमाग और ज़हीन लोग थे उनके मुकदमात खत्म हो गए, ताकि वो आइंदा खुल के खेलें। आपके सामने बरदरान उनके बच्चों के केसेस थे, नून लीग की क्यादत थी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क्यादत थी, तमाम टॉप लीडरशिप जो है वो नीट एंड क्लीन होके मैदान में आ गई है कि एक बार फिर वो कौम पर अपने बाजू आजमाएंगे। तो अब हम तो यही देख रहे हैं कि ये अवाम वो खरबूजा है जिसे काटने के लिए हर दौर में इकट्ठे हो जाते हैं। कभी ये उस खरबूजे को ऊपर से काटते हैं, कभी दाएं से और कभी बाएं से। तो अवाम तो बेचारी यहाँ पे तख्ता मश्क बनी हुई है, और ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा जब तक कि अवाम किसी मेरिट को जहन में रखते हुए वोट देगी, किसी नजरिए को फॉलो करते हुए वोट देगी। अब यहाँ तो ये है कि वो या बरादरी है, या इलाकाई सिस्टम है, या लेकिन मुकीम साहब, ये आपने जो बात कही है बिरादरी सिस्टम, इलाकाई सिस्टम, मैं जरा शेख साहब आप ही बता दें कि ये जो बिरादरी सिस्टम है, इलाकाई सिस्टम है, ये 2023 में आज भी उस अंदाज में फाल है कि 2005 में जिस अंदाज में था, 2010 में था। और ये भी बताएं कि अगर इस परफॉर्मेंस के साथ पीडीएम की कौन सी बड़ी जमात ऐसी है जो इस परफॉर्मेंस के साथ जब अवाम में जाएगी तो बड़ा नुकसान उठाएगी, और शायद कौन सी ऐसी जमात है जो कि शायद अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में कामयाब हो जाएगी? देखें जी, बरादरी सिस्टम मेरा नहीं ख्याल जो आइंदा जो इलेक्शंस होंगे उसमें बरादरी बरूदरी का सिस्टम नहीं चलेगा। अब देख लीजिएगा, अब तो देहात में भाई चेंजिंग आ गई है बहुत बड़ी। ये इंशाल्लाह ताला अब तो आप मतलब इवन मैं अपने गांव में जाता था, अपने एरिया में जाता था, तो वहां पे बरादरी सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, मुद्दों से चला आ रहा है। अब कोई कहानी नहीं है दूर दूर तक।
और इस वक्त वहां पर मतलब ये कि ये सोशल मीडिया का कमाल है कि हर बंदा जो है वो इस वक्त वो जो है वो एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं हैरान हुआ हूं कि मेरे शुएब साहब, एंटी गवर्नमेंट क्यों है? क्यों? मैं अगर पिछले 12-14 माह की सूरत हाल को देखूं तो हमारे पास जो खबरों में जो सबसे ऊपर हेडलाइन रही वो तोशा खाना रही, मुख्तलिफ स्कैंडल्स रहे, इस तरह की बातें रही, तो फिर भी आपको लगता है कि इसने गवर्नमेंट के मौकफ को ज्यादा तकलीफ नहीं दी? देखें, तोशा खाना तो मतलब आज भी आप इसको किसी भी जगह पे आप ट्रायल कर लें तो ये तो केस ही नहीं बनता। ये तो सरासर बदमाशी है यार, ये केस थोड़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्टली जिस केस में खान साहब को अंदर डाला हुआ है ये कोई केस बनता ही नहीं है। फिर मतलब वो लोग जो गाड़ियां ले गए हैं वो किधर गए भाई? तो वहां तो रिलैक्स किया गया था ना, तो वहां वहां तो कवानीन को रिलैक्स किया गया था। ठीक ठीक है, वो नहीं भाई ऐसे नहीं है ना। देखिए बात सुनो, उसने भी पैसे देकर लिए है ना, वो कोई ऐसे तो चीजें नहीं उठा के ले गया। कानून के मुताबिक ही लेके गया ना। उसने कहा है जी मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं, उसका बयान लें, क्यों नहीं बुलाया उसको? लेकिन शुएब साहब, मुझे जरा एक बात आप बताएं ना। मुझे पता है शायद ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। अगर इस 16 माह की हुकूमत को देखें, चले हुकूमत की गलतियां अपनी तरफ, तहरीक इंसाफ ने भी तो इस पूरी हुकूमत को मैदान खोला दिया ना वो असेंबलियों में रहे, ना वो उस अंदाज से हुकूमती मामलात को उठाने में कामयाब रहे, ना वो सूबाई असेंबलियों में किसी तौर पे फाल नजर आए। अगर ये तहरीक इंसाफ भी ये ना करती और एक हकीकी तौर पे अगर एक अपोजिशन बन के पार्लियामेंट में रजिस्ट करती, असेंबलियों में रजिस्ट करती, सेनेट में रजिस्ट करती, तो शायद ये जो आज इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत के ऊपर, ये हुकूमत भी इल्जाम ना आता। शायद ये जो बिल पास किए गए इतनी तेजी से वो बिल भी पास ना होते। कहीं ना कहीं तो तहरीक इंसाफ के पास गुंजाइश होती ना। यहां तो गलती हुई है तहरीक इंसाफ से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूं, लेकिन मेरा साथ साथ एक और पॉइंट है जिसपे मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये आप मुस्तकीम साहब से भी पूछ लीजिएगा। गुजारिश ये है भाई मेरे कि अगर तहरीक इंसाफ इस्तीफे ना देती और तहरीक इंसाफ जो है इस सिस्टम का हिस्सा रहती तो शायद तहरीक इंसाफ को इतनी पॉपुलैरिटी ना सर, मिलती लेकिन जितनी आज पॉपुलैरिटी मिलती। का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मैदान छोड़ दें, आप एक्सपोज के नाम पे ये कह दें कि हम एक्सपोज करना चाहते इसलिए हम मैदान से हट गए। नहीं देखिए, उसका मतलब उसका उनको फायदा ही हुआ। सर, कैसे फायदा हुआ? अगर आप देखें, अगर वो काम ना होता, आई नो ये बात दोहराई जाएगी, लेकिन अगर ये 16 माह की अगर बात करें, अगर ये काम ना होता तो शायद आज राजा रियाज अपनी पार्टी को छोड़ के ऑपोजिशन लीडर ना होते, शायद वो तहरीक इंसाफ के साथ होते और ऑपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब होते। अगर ये काम ना होता तो शायद तहरीक इंसाफ के लिए मामला अलग होते, इनकी पार्टी के बेशतर लोग इन्हें छोड़ के ना जाते, आज खुद शायद खान साहब भी जेल में ना होते। क्योंकि अगर वो पार्लियामेंट में होते, एमएनए होते, वहां पार्लियामेंट में उनकी जमात मौजूद होती, 100-150 बंदा बहुत होता है शुएब साहब, तो शायद आज खान साहब को जेल में भी ना जाना पड़ता। देखिए, खान साहब ने खुद चूज किया ना, ये गलत फैसला था आपको लगता है? उन्होंने खुद चूज किया और उन्होंने कुछ सोच के ही चूज किया, और जो अपेरेंटली जो सामने नजर आ रहा है उसमें मुझे तो उनका फैसला जो है वो किसी हद तक ठीक लग रहा है। थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ी हैं मगर उसका उनको इन द लॉन्ग रन बड़ा फायदा होगा। आप देख लीजिएगा इलेक्शन, पार्टी उड़ गई। जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे आपको नजर आ जाएगा। जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे आपको नजर आ लेकिन जाएगा। मुकीम साहब, अब मैं चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर आप भी ऐड कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा कि ये जो खान साहब का जो फैसला था पार्लियामेंट से दूर जाने का, 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी अपनी तरफ, लेकिन ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन का किरदार तहरीक इंसाफ ने आपको लगता है निभाया इस पूरे अरसे में? पतन भी नहीं सर। वो अपोजिशन वाला काम होता तो असेंबली में वो धमाल पड़ती कि जो संभाली ना जाती किसी से, कि वो अपनी आवाज भी उठाते। फिर ये 18वीं तरमीम के बाद जो है अपोजिशन की रजामंदी के बिना कुछ ओहदों पर ना तो तय्युनाती हो सकती, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है, काफी मोहतसिब भी है और दीगर इदारे हैं। अब ये जो अपोजिशन लीडर बनता है वो उनके पास होता। अब ये अबूरी हुकूमत बनती तो इनकी मर्जी के बंदे लगते। अब वो चुन चुन के जितने एंटी पीटीआई लोग हैं देखिएगा वो काबीना बनेंगे। सर, फैसल वाडा साहब का नाम आ रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए? मुकीम साहब, फैसल वाडा साहब का नाम इसमें जेर गौर है?
जी वो मेरा भी नाम किसी भले आदमी ने दे दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि ना हंसी बंद हो रही है ना आंसू रुक रहे हैं, कि मैं अगर कहूंगा तो मतलब प्रोग्राम का नहीं रोक सर, कुछ और हो उसी जाएगा। उसी रुख पे ले जाएंगे प्रोग्राम को, उसी रुख पे ले जाएंगे। आप, मैं चाहूं पहले बात कर लें, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी आते हैं। हाँ जी, देखिए उसमें ये है कि ये मतलब उन्होंने एक बम को एक दफा लात नहीं मारी, कई बमों को कई दफा लात मारी इमरान खान ने। उन्होंने मतलब वो सियासी ना किरदार अदा किया, ना पार्टी को इंटैक्ट रख सके, ना वो इत्तेहादियों को खुश रख सके। उनकी इत्तेहादी हुकूमत में हम्म। 6 अलाइज थे, आप देखिए एक भी नहीं रहा। उनकी अपनी पार्टी के लोग थे। एक चंद 4 माह का वजीर आला परवेज इलाही रहा हुआ है अभी तक, और बाकी अच्छा, सब और वज़राए वो आला पहले परवेज से इलाही गए हैं। और वो शामोद कुरैशी, जिसके बारे में खुद उनकी पार्टी को ये ख्याल था कि शायद ये वो दो नाम है जो पार्टी में सबसे कम अरसा रहेंगे, सबसे कम काबिल एतबार शख्सियत हैं, तो ये दो नाम इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जरा तस्करा करेंगे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम कल तक गर्दिश कर रहा था, उससे पहले इसाक डार साहब एक मजबूत उम्मीदवार थे, उसके बाद हफीज शेख साहब, और आज एक नई डेवलपमेंट यह है कि सादिक संजरानी साहब का नाम भी इस वक्त जेर बहस आ चुका है। अब इंटरिम गवर्नमेंट का रुका किसके नाम पे खुलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में जो कल रात इंटरसेप्ट की स्टोरी आई है साइफर के मुतालिक, उस स्टोरी ने हुकूमत को कितना डेंट किया या हुकूमत को मजबूत किया, यह एक बड़ा सवाल होगा। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन वजीर आजम होगा और कौन इसमें वजारत खजाना का कलमदान संभालेगा। जब ये बात हुई, जब ये तस्करा शुरू हुआ, तो सबसे पहले नाम आया इसाक डार साहब का, इसके बाद हफीज शेख साहब, और अब जलील अब्बास जिलानी साहब के बाद सादिक संजरानी साहब का नाम भी आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच साइफर वाली एक जो बात थी फिर सरफेस हुई। इसको एक अखबार ने, एक यूएस पब्लिकेशन ने उसको शाया किया और उसके कुछ नुकात आवाम तक पहुंचाए, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट का जो रोल है वो बड़ा अहम हो चुका है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट माजी की तमाम इंटरिम गवर्नमेंट से मुख्तलिफ होने जा रही है। इसकी मुद्दत क्या होगी, इसको किसी को नहीं, कोई नहीं जानता। इसकी मुद्दत का कोई दायरा इख्तियार है या नहीं, कानून में इस हवाले से कोई बात मौजूद नहीं। लेकिन अब क्या होगा, शुएब साहब जरा ये बताएं, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से नाम आ रहे हैं, इसाक डार साहब आज भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं, नून लीग इनको आज भी बैक करती है। साथ में जलील अब्बास जिलानी साहब, इनका नाम आ रहा है एज प्राइम मिनिस्टर। हफीज शेख साहब का नाम पहले एज प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, अब एज फाइनेंस मिनिस्टर लिया जा रहा है। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि ऑपोजिशन लीडर ने गालिबन सादिक संजरानी साहब, जो कि चेयरमैन सेनेट है, उनका नाम दिया है एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस 24 करोड़ अवाम का? देखें मुनीर साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो केयर टेकर सेटअप होता है ना, उसकी मुद्दत जो है वो आइन में बहुत वाजे है। अगर असेंबली अपना टेन्योर पूरा करके खत्म होती है तो 60 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाता है तो 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं। ये क्लियर है आइन इसके ऊपर, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। केयर टेकर सेटअप जो है उसका ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया कहां से था? ये गालबन किसी जमाने में इंडिया में था, पहले ये कॉन्सेप्ट इंडिया से लिया गया था। ठीक है जी, ये जो होता है ये इम्पार्शियल किस्म का सेटअप होता है, एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इम्पार्शियल लोग। जी न्यूट्रल गवर्नमेंट का जी होता है इसमें। जी बिल्कुल न्यूट्रल, जो मतलब जो इम्पार्शियल होते हैं, जो जिनकी हमदर्दियां किसी पार्टी से भी नहीं होती जी। अब अगर इसाक डार साहब का या सादिक संजरानी साहब का या किसी और का नाम आ रहा है तो फिर मतलब ये कि उस कॉन्सेप्ट पे तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें हम लोग।
क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को छोड़े ना, अच्छी शख्सियत हैं, नामवर लोग हैं, काम जानते हैं, अपने मामलात को जानते हैं, तो क्या मसला है, फिर हो जाए काम इतना जानते हैं कि 16 महीने, काम इतना जानते हैं कि 16 महीने में पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया। सर कॉम्पिटेंट लोग हैं आप, शुएब साहब आप करें यार, मेमन साहब कोई बात नहीं शुएब साहब, देखा अगर कॉम्पिटेंट है अगर कोई शख्स, तो फिर एक दो पहलुओं के ऊपर नजर बंद की जा सकती है। सर देखे, बात सुने, पहली बात तो ये है कि वो नवाज शरीफ के समधी हैं। पहला सर हो गई ना क्वालिफिकेशन, नवाज शरीफ के घर के फर्द है, समधी हैं उनको। सर अगेन बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन अपनी जगह पे है, मगर वो केयर टेकर के लिए अपनी जगह के लिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है। राइट टू अंडरस्टैंड। अच्छा चलें, जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम आ रहा है, मुझे जरा जलील अब्बास जिलानी साहब एक मजबूत उम्मीदवार है। अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद उनके घर के अतराफ जो सिक्योरिटी है वो भी बढ़ा दी गई है और उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हैं वजीर आजम हाउस में। जलील अब्बास जिलानी साहब की अगर बात करें तो वो यूएस एम्बेसडर भी रहे और यूएस एम्बेसी में उनके काफी ज्यादा ताल्लुकात हैं, यूएस लॉबी में वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अगर जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको ताज्जुब होगा इस पर? जी बिल्कुल, मुझे ताज्जुब होगा इस वजह से कि जलील अब्बास जिलानी साहब के ऊपर चंद एक इल्जामात हैं जो आप भूल रहे हैं। गलबन 2003 में इनको तो उस वक्त ये इंडिया में थे, इंडिया से इनको निकाला गया था। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पाकिस्तान के ही एंटी जा रहे थे वहां पे, ये भी इनके ऊपर एलिगेशन लगा। फिर ये जब अमेरिका में रहे हैं तो अमेरिका में इनकी जो सारी लॉबिंग थी वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं थी। ये मतलब ये आप यूं समझ लें कि ये क्या कहते शुएब साहब आप ये बड़ी सख्त बात कह रहे हैं, वकील साहब आप ऐड करना चाहेंगे ये जो अगर शुएब साहब कह रहे हैं ये जलील अब्बास जिलानी साहब के मुतालिक? देखिए, अब ये हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि कोई भी मशहूर आदमी, कोई भी कामयाब आदमी हमारे यहाँ अब काबिल नफरत समझा जाता है। मैं वो इनका डिफेंस नहीं कर रहा, ना मैं इनके आर्गूमेंट्स को बाई करता हूँ कि वो आदमी 22वें ग्रेड पर रिटायर हुए, 5 मुल्कों में सफीर रहे और यही चीजें उनके क्रेडिट पर हैं जिसकी वजह से उन्हें डिस्कस किया गया। अच्छा, फिर एक क्वालिफिकेशन उनकी और है कि वो कजन हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के जी। और एक कैंडिडेट और हैं वो भी इन्हीं के कजन है, वो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जी। और वो एक समीउल्लाह और कलीमुल्लाह गेम हो रही है ये वाली, तो ये वो गिलानी ब्रदर्स दोनों तीनों। अच्छा, इसमें भी लेकिन यह कि किसी ना किसी की रिश्तेदारी कहीं ना कहीं तो होगी सही है इसमें। और ये देखिए कि इनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि ऐसा कोई आदमी लिया जिस पे कोई एतराज ही ना हो। अब हम यहाँ पे जिस जिस आदमी का नाम उठाएंगे ना, जिसका भी, वो उस पर कोई सवा सौ एतराज आ जाएंगे। और अगर आप ये जो भी आदमी आपसे मिले, अगर आप उनसे ये पूछें कि यार सिर्फ एक आदमी आप बता दें ऐसा कि जिस पर सारे राजी हों। लेकिन मुकीम साहब आपको नहीं लगता जो हुकूमत ने इतना डिले कर दिया, अगर हुकूमत इस नाम के ऊपर पहले दिन से शायद क्लियर होती या हफ्ता 10 दिन पहले इस नाम के हवाले से एक क्लैरिटी आ जाती है अवाम में, मीडिया में, तो शायद ये बहस अब तक खत्म हो चुकी होती है ना। अब तक हम ये बात कर रहे होते कि उसका रोल क्या होगा, वो किस अंदाज में मुल्क में काम करेगा। क्योंकि आप ये देखेंगे वो जो शख्स होगा जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, अब वो 3 माह के लिए नहीं है। खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि गालिबन अगले साल की जनवरी फरवरी मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह चुके हैं। तो एक ऐसा आदमी जो 6-8 माह आपके मुल्क का वजीर आजम है, जिसके पास आपके तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, वो तमाम तर हवाले से बाइख्तियार होगा। इसके हवाले से कौम को एतमाद में ले लिया जाता तो फिर ये ना होता ना। देखिए, स्टेक होल्डर कितने हैं इसमें? ये 13 तो जमातों के लीडर हो गए, फिर हर सूबे में हर एक पार्टी के अपने अपने स्टेक्स हैं, फिर अपने अपने पसंदीदा लोग हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन जो है वो ऐसा आदमी लाना चाह रही है कि जो उनका ताबे फरमान हो। और ये पूरी कोशिश है आसिफ अली जरदारी की और मियां नवाज शरीफ की, कोई ऐसा आदमी ना आ जाए कि जो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का मरहून मिन्नत हो। तो यहाँ पे लेकिन इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाना भी बड़ा मुश्किल होगा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी हो कि जनाब इसको लिंगर ऑन करना है या वक्त पे इलेक्शन करानी है, जो भी,
मतलब अगर वो कोई फैसला उस आदमी से करवाना चाहें। आपके ख्याल में जो भी नाम गर्दिश कर रहे हैं मुकीम साहब, आपके ख्याल में सागदार साहब, हाफिज शेख साहब, तसद्दुक जिलानी साहब जो कि एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, साबिक जज भी हैं, ये तसद्दुक जिलानी साहब, इसके बाद अब ये जो नाम आ रहा है, फैसल वाडा साहब का भी नाम आ रहा है, आपके ख्याल में ये ज्यादा कॉम्पिटेंट कौन है? इसमें सादिक संजरानी साहब का भी आप नाम जोड़ सकते हैं बाबू। सर कॉम्पिटेंट वही होगा कि वो जिसे पिया चाहे वही सुहागन। यहाँ पे किसी को अपनी तालीमी काबिलियत पर, तजर्बे पर या खूबसूरती पर तो अपॉइंट नहीं किया जाता। इसका क्राइटेरिया कुछ और है और इस आप ये कह रहे हैं कि ये नाम वजीर आजम हाउस से नहीं आ रहा। मुकीम साहब आप ये कह रहे हैं नाम वजीर आजम हाउस से नहीं आ रहे, नाम अपोजिशन लीडर से नहीं आ रहे, बल्कि कहीं और से आ रहे हैं। सर उनकी रजामंदी के बगैर आपका क्या ख्याल है कि एक है रजामंदी, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं वो रजामंदी से कुछ बढ़ के है। सर इस वक्त हालात ही सारे यही हैं। उन्होंने मतलब ये जो इतना खड़ाक फैलाया है वो किस लिए फैलाया है? इसलिए आप मुझे बताएं ना, आपको इनमें से कोई एक नाम, अगर मैं आपसे कहूं एक या दो नाम जो आप कहें कि नहीं ये कदरे बेहतर हो सकते हैं, इनमें से कौन से हो सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर जो अभी तक जो एतराज कोई नजर नहीं आया वो तसद्दुक जिलानी साहब का है। अभी पता नहीं उसमें भी लोग कीड़े निकालने अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर जाहिर कर सकते हैं कि वो किस क्या बाइस है या नहीं है, तो उनके पास मौका होगा ना। फिर देखिए जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसा आदमी जो है ना वो हाथ जोड़ के चला गया था जी। ये हो चुका है आपके सामने कि अब वो हम लाते हैं एक से एक बेहतरीन और चुना हुआ आदमी, वो हाथ जोड़ देता है। सिस्टम ऐसा जंग आलूद और बदबूदार है, उसमें कोई नया पुर्जा या कोई आला क्वालिटी का आप काम माल लगाते हैं वो उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाता, कंपेटेबल ही नहीं। सर ये आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आखिरी 5 मिनट रह गए, मुझे साइफर के हवाले से तस्करा करना ये बड़ा जरूरी है कि साइफर जिसके हवाले से पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 10-12 माह से काफी ज्यादा तस्करा, बल्कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तब इस बात का तस्करा शुरू हुआ था और अब इस साइफर की कहानी को अनफोल्ड किया गया है। ये इंटरसेप्ट एक पब्लिकेशन है, ऑनलाइन पब्लिकेशन है। इस पब्लिकेशन में ये बात आई है कि साइफर के रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है उसमें दिए गए हैं और इस वेबसाइट से क्लेम भी किया गया है कि उन्होंने इसको तकरीबन एज इट इज फॉर्म में कुछ एरियाज को छोड़ के उन्होंने इसको शाया किया। इसकी साइफर की जो डिटेल्स हैं, जो इस पब्लिकेशन की जो डिटेल्स हैं, उसका सबसे एक अहम हिस्सा है जो मैं पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा गया है कि डोनाल्ड लू के हवाले से कि डोनाल्ड लू सेइंग दैट पीपल हियर एंड इन यूरोप आर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट व्हाई पाकिस्तान इज टेकिंग सच एन aggressive neutral position in on Ukraine. If such a position is even possible, if it does not seem such a neutral stand to us. Donald Lu added that he had held internal discussion with US National Security Council and that it seems quite clear that this is the Prime Minister's policy. ये कहा जा रहा है इस पब्लिकेशन में, जो कि बता रहा है कि साइफर में ये कुछ दर्ज था। इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक और बात जो कही जा रही है डोनाल्ड लू की जानिब से कि डोनाल्ड लू ब्लंटली रेजेस द इशू ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट। आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर सक्सीड, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at it as a decision by the Prime Minister. Lu said, according to the document, otherwise be continued. I think it will be tough going ahead. ये कहा जा रहा है डोनाल्ड लू साहब के हवाले से कि वो कह रहे हैं कि जो रशिया जाने का जो फैसला था या रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर जो पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त के वजीर आजम जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की थी। और अब ये जो मामला है जो कहा जा रहा है ये किसी तौर पर अगर सेटल हो सकता है तो नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए हो सकता है। जब ये बात उस वक्त कही गई तो उसको बेशतर सहाफियों ने, नामवर सहाफियों ने रद्द कर दिया, लेकिन अब ये यूएस पब्लिकेशन में इसको शाया हुआ और इसके शाया होने के बाद से मैंने राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ा, उनकी एक ब्रीफिंग सुनी। उन्होंने उसमें इस स्टेटमेंट को रद्द नहीं किया, उन्होंने ये जरूर कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सच है या नहीं।
ये एक बड़ा सवाल है ये पूरे सिस्टम के ऊपर कि क्या पाकिस्तान में कोई साजिश या मुदाखलत हुई थी या नहीं हुई थी, या जो भी था व्हाटसोएवर। मुकीम साहब, जरा ये जो साइफर वाली स्टोरी अनफोल्ड हुई है, जरा पहले आपसे मैं जान लेता हूं कि क्या मामला हुआ, और ये जो पब्लिकेशन में आ रही है चीजें आपकी नजर से भी गुजरा होगा, प्लीज इसको एलैबोरेट कर सकें आप। देखिए, इसमें डेविड लू और डॉक्टर असद मजीद खान की मुलाकात हुई, ये कंफर्म हुआ। ये भी कंफर्म हुआ कि गुफ्तगू हुई थी। यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान का स्टांस भी डिस्कस हुआ। इमरान खान की हुकूमत से नाखुशी का इजहार भी रिकॉर्ड पर है। फिर इन्होंने जो तज्जिया किया, जो इंटरसेप्ट वालों ने, वो देखने वाला है। वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब, ये इसकी जो गुफ्तगू थी वो सहाफी पैरामीटर से बाहर थी, मतलब इट वॉज ए थ्रेटनिंग बिहेवियर। दूसरा, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी कि पाकिस्तान में 2 दफा वो सिक्योरिटी कमेटी का, क्या कहते हैं उसे, आपकी जो वो दिफाई जो इंटरनल कमेटी थी काबीना की, उसका 2 दफा इजलास मुनक्कद हुआ, 2 दफा उसको ब्रीफिंग की जी, और उसमें तो उसको डिमार्च भी किया गया। यार, अगर वो चीज़ ही ऐसी नहीं थी तो आपने अमेरिका से एहतजाज किस चीज़ पे किया था? अब ये हमारे यहाँ असल में सियासतदान, मैं किसी का कोई तर्जुमान भी नहीं, किसी का तरफदार भी नहीं। तो प्रॉब्लम ये है। लेकिन मुकीम साहब, मेरा एक सवाल है, मैं मुकीम साहब एक चीज मुझे आप बता दें, ये जो मैं अगर ये कहूं कि डोनाल्ड लूस जो ये कह रहे हैं, जो कि अमेरिकी सफीर हैं, कि ये जो कुछ है ये उस वक्त के वजीर आजम की पॉलिसी है। हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी उन दिनों में बनाई जा रही थी, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, चाहे वो रशिया जाने का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का किसी बैरूनी जंग में हिस्सा लेने का मामला हो। लेकिन अमेरिका को ये फीड कौन कर रहा था कि ये सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एक फर्द वाहिद कर रहा है, इसमें दीगर इदारों का, दीगर जो अहम सुतून है मुल्क, उनका कोई किरदार नहीं था? देखिए, वो कौवा लटकाने वाली पॉलिसी भी होती है ना, कि वो एक कौवा लटका देना तो बाकी करीब आने से फसलों के खौफजदा रहते हैं। तो ये उनका एक वतीरा रहा है। शाह फैसल आपके सामने, कर्नल कद्दाफी आपके सामने, सद्दाम हुसैन आपके सामने हैं जी, और बड़े एक तवील हिस्ट्री है। वो जुल्फकार अली भुट्टो आपके सामने। तो वो ये है कि अपना, ये इस बंदे ने मतलब इतना ओपनली ही टॉक्ड, और एक, लेकिन वो प्रॉब्लम ये था, और ही वुड डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ऑन द मीडिया, सोशल मीडिया, और उनसे कोई सवाल कर लें वो, यानी ये कैरेक्टर तो अच्छे थे, लेकिन बाहर जाती गेंद को बल्ला ये भी जरूर मारते रहे। ये शोएब भाई आपसे भी ऐड करेंगे, प्लीज इस पे ऐड करें कि ये जो फिर सवाल हुई है ना कि अमेरिका को ये सब ब्रीफ कौन कर रहा था, कि खान साहब अकेले इस सारे मामलात को लेके चल रहे हैं, सारे फैसले वो फर्द वाहिद के तौर पे ले रहे हैं, कौन बता रहा था? जी शोएब साहब। ये सबको पता है भाई, ये तो मेरे मुंह में जरूर डालना है, ये सबको पता है, छोड़ दें इस बात को। मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो ये है कि जिस वक्त ये डोनाल्ड लू से इनकी मुलाकात हुई है, उस वक्त तो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी नहीं, वो तो उसके बाद आई है। उसको पहले से पता था। इसके भी नहीं जोड़ पा रहे ना, पाकिस्तान में नहीं जोड़ पा रहे, पाकिस्तान में इसको राइट ऑफ कर दिया गया है। पाकिस्तान में तो इस बात को राइट ऑफ कर दिया है ना, पाकिस्तान में तो कह दिया गया कि यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं भाई, वो तो अब तो देखें, अब तो अमेरिकन पब्लिकेशन में छप गया है, सारा कुछ हो गया है। अच्छा, वो जिसने छापा है, मतलब ये कि वो कह रहा है कि मुझे ये जो इसकी जो मतलब ये कि जो मंदरजात किसी और से नहीं मिले, उसने इतराफ भी किया, उसका ट्वीट भी आ गया है। ठीक है, बात ये हो रही है, जो बात मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन शोएब साहब, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपको लगता है कि ये महज एक बहस रहेगी? कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। मेरा सवाल बड़ा सादा लेकिन शोएब साहब, इससे एक बड़ा सवाल ये है ना, चले वो शायद जानते थे, या उनके शायद मैं मफरूजे के तौर पे कहता हूं कि वो जानते थे सब कुछ, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अब तक जो साइफर छुपा हुआ था, साजिश भी थी, इसमें सब कुछ था। सर मुझे ये बता दें कि जो बातें उस वक्त छुपी हुई थी, अब वो इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुकी हैं। अगर वो सही है या नहीं, अभी मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर ये सही है
तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर खुद इंक्वायरी करानी चाहिए कि अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर आया है, अगर ये चीजें बाहर आई हैं, और आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो जानी चाहिए। देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर जो इन्होंने पीछे लॉ पास किया है कि एक 17वें ग्रेड का FIA का अफसर इसकी इंक्वायरी करेगा, तो ये तौहीन होगी मेरे ख्याल में इस चीज की भी। इसकी इंक्वायरी कोई बड़े लेवल पे होनी चाहिए, मेरे ख्याल में कोई चीफ जस्टिस लेवल पे या इस लेवल पे जाके इंक्वायरी होनी चाहिए ये, और 2-3 बंदों का पैनल बनना चाहिए जो इसको इंक्वायरी। पाकिस्तान में आपको इस हवाले से कोई मामला आगे होते हुए नजर आ रहे हैं? महज इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी लेकिन कोई हतमी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है। अगर आप याद करें, जो कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी, वो रूलिंग को जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था, उसमें उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन ली थी? उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये जो मतलब ये जो अपना गैर मुल्की मदाखलत जो है उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ तो आ गया ना अब, तो वो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी वो खत्म हो गई। सर मैं मुकीम साहब, लास्ट मिनट आप कोई ऐड करना चाहें, क्योंकि लास्ट मिनट हमारे पास। नहीं जी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी या कोई बड़े पैमाने पर इंक्वायरी हो सकती है, और अगर हुई तो फिर आप समझ सकते हैं कि बात कहां तक जाएगी? नहीं, इतने जिगरे वाला कोई नहीं है हमारे यहाँ जो अपने। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब राजा साहब और मुकीम अहमद साहब जी। मैं 1 मिनट में मुकीम साहब की बात से 100% एग्री कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में इतना हौसला किसी का है नहीं, क्योंकि अगर इसकी जेन्युइन इंक्वायरी हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब राजा साहब और मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर इस वक्त जो बात कही जा रही कि जो साइफर से मुतालिक जो मामला है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और आज भी मफरूजा है कि शायद ये जो बात अब सामने आई है वो सही है, गलत है, वो क्या है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में यकीनी तौर पर एक बात तो कही जा सकती है, पॉलिटिक्स भरपूर होने जा रही है। अब जो मामला ढका छुपा था वो आश्कार हो चुका, वो सबके सामने आ चुका, लेकिन इस सब के बाद आगे क्या होगा? क्या ये एक सवाल फिर उठाया जाएगा कि जो साइफर के कंटेंट बाहर आए हैं अगर ये सही हैं, अगर तो हुकूमत कहती है ये कंटेंट सही है, तो फिर हुकूमत खुद इसके बारे में जवाब देगी कि अगर ये सही था तो आपने इंक्वायरी क्यों ना कराई। और अगर हुकूमत कहती है कि खान साहब ने इसको लीक किया, तो ये खुद भी एक बात होगी कि हुकूमत ये कह रही है कि जो साइफर का कंटेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी गलती की। तो अगर खान साहब को इसमें इंक्वायरी करवानी है कि खान साहब ने इसको लीक किया, तो पहले हुकूमत को इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि जो साइफर का कंटेंट है वो सही है, और अगर साइफर का कंटेंट सही है तो फिर पाकिस्तान में इस पर कोई इंक्वायरी क्यों ना हुई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब अगर साइफर के कंटेंट के हवाले से हुकूमत इनकार कर देती है और हुकूमत का यह स्टांस होता है कि शायद इसमें जो कुछ है वो पूरा सच नहीं या ये सच से कोसों दूर है, तो हुकूमत को स्टिल इसको पॉलिटिकली डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये जो सारी जिम्मेदारी थी इस साइफर से रिलेटेड खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ली थी, जिसको शायद अब उनको जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।